एमए प्रीवियस के सभी नियमित विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, लॉकडाउन के कारण हमारे पढ़ने की गति एक बार फिर थम गई है। थमना तो नहीं कहूँगी, पर हम रूबरू क्लासरूम में नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन हमने बहुत कुछ पढ़ा भी है और वीडियो वगैरह भी हैं आपके क्लास के। लेकिन अब पेंडेमिक की वजह से जो समस्या आई है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों, महत्वपूर्ण व्याख्याओं को मैं करके आपको अपलोड करती रहूंगी वीडियो। आप देखते रहना। आज अपन मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ेंगे। हम एमए पूर्वार्ध में जो प्रश्न पत्र तृतीय है, तीसरा पेपर है प्राचीन काव्य, वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। प्राचीन काव्य मेरा है ही, हम जैसे कि लॉकडाउन से पहले पढ़ रहे थे। तो बच्चों, प्राचीन काव्य में जो 5वीं इकाई है आपकी, उसमें नागमती वियोग खंड हम करेंगे। यानी 5वीं इकाई में मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं, है ना। उनका पद्मावत आपके कोर्स में आता है। तो अपन बात करेंगे नागमती वियोग की। आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया है कि नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में विप्रलंब श्रृंगार का उत्कृष्ट निरूपण है। आचार्य शुक्ल के इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी आपको जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें अपन क्या लिख सकते हैं, अपने को कौन कौन से वो बिंदु हैं जो ये बताते हैं कि जायसी का जो विरह वर्णन है, जो पद्मावत में जो उन्होंने नागमती का वियोग वर्णन किया है, वो कितना मार्मिक है। ऐसा है कि हिंदी साहित्य में इसके बराबर इतना मार्मिक और वर्णन आपको नहीं मिलेगा। तो बच्चों, अपन इसी पर आज चर्चा अपनी केंद्रित करते हैं। जायसी के अनुसार पद्मावत प्रेम की पीर का काव्य है, जिसे पढ़कर पाठक की आंखों में आंसू आ जाएंगे। आचार्य शुक्ल ने भी नागमती के वियोग वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि घोषित किया है। इस विरह वर्णन में इस विरह वर्णन ने शुक्ल जी को इतना प्रभावित किया है कि उन्होंने जायसी को अपनी त्रिवेणी में स्थान दिया। 3 कवियों की एक पुस्तक निकाली थी, जिसमें उन्होंने इसको स्थान दिया। तो बच्चों, अपन कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो जायसी का जो विरह वर्णन है, वो गंभीर और संवेदनशील है। हालांकि कहीं कहीं बहुत अत्युक्तिपूर्ण भी लगता है। फिर भी नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में बहुत ही विशिष्ट और उत्कृष्ट निरूपण कहा जा सकता है। और हम ऐसा क्यों कहेंगे, इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि उनका जो जायसी का जो विरह वर्णन है, नागमती का जो विरह वर्णन जायसी ने किया है, वो विरह की व्यापकता को व्यक्त करता है। व्यापकता माने कि ऐसे लगता है मानो वो विरह सारी सृष्टि में छा गया है। हिंदी साहित्य में पशु पक्षियों के द्वारा प्रियतम का पता पूछने के उदाहरण तो मिलते हैं। आपने भी सुना होगा, कबूतर के माध्यम से चिट्ठियां पहुंचाने का एक काल था। ऐसा आपने कई जगह पढ़ा होगा। और नागमती भी पशु पक्षियों से अपनी स्थिति का बयान करती है। पर फर्क देखिए, नागमती पटरानी है ना। आम आदमी तो ऐसा काम करता है, लेकिन फिर भी नागमती का जो वियोग वर्णन है, उसमें उन्होंने एक राजमहल तक सीमित नहीं रखा है। वो पशु पक्षियों से भी अपनी स्थिति का बयान करती है। उसका विरह जड़ चेतन में सब जगह व्याप्त है। नागमती के विरह में द्रवीभूत होकर के एक विहंगम जो है वो बोलता है। देखिए क्या बोलता है, फिर रोव कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। इतनी अकेली, इतनी वीरान रात्रि वो कैसे काटती है। तो ये मन को टीसता है। नागमती का विरह व्यापक है, वो जड़ चेतन पशु पक्षी सब तक उसकी आह जो है, उसकी पीड़ा जो है वो पहुंची है। तो बच्चों,
विरह की व्यापकता आप समझ गए होंगे कि क्या है। यानी व्यापक है विरह, जड़ चेतन में व्यापक है, सारी सृष्टि में व्यापक है। ऐसे लगता है नागमती नहीं, वरन सारी सृष्टि जो है वो उसकी पीड़ा को सुन रही है। तो ये हिंदी साहित्य में विप्रलंब श्रृंगार को उत्कृष्ट रूप प्रदान करता है। इसी प्रकार एक विशेषता और है नागमती के विरह वर्णन की, विरह में गंभीरता। यानी विरह ऐसे नहीं है ऊपरी, बहुत गंभीर है। जायसी का विरह वर्णन कई जगह पे ऐसा लगता है कि अत्युक्तिपूर्ण है, लेकिन इसमें गंभीरता है, ऊहात्मक नहीं है। ऊहात्मक क्या होता है? जैसा कि बिहारी में आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में, इत आवत चली जात उत चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी उसासनु साथ। यानी नायिका विरह में जब सांसें छोड़ती है तो 6-7 हाथ आगे चली जाती है, सांस खींचती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है, मानो नायिका ना हुई घड़ी का पेंडुलम हो गई। तो आप देखिए इसको क्या कहेंगे? ऊहात्मक वर्णन। या भाई आपने पढ़ा होगा एक और, पत्रा ही तिथि पाइये वहाँ मुख के चहुपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उजास। कि आप पंचांग देखकर ही केवल पता लगा सकते हैं नायिका के गांव में कि अमावस है या पूर्णिमा है, क्योंकि नित प्रति पुण्यो ही रहे। उसके तो चेहरे के उजाले के कारण, गोरे रंग के कारण हमेशा पूर्णिमा रहती है। तो कवि कहते हैं कि हमेशा जो है पूर्णिमा की सी रोशनी रहती है, तो पंचांग देख करके ही पता चल सकता है कि पूनम है या नहीं है। तो ये क्या हुआ? ऊहात्मक वर्णन। लेकिन जायसी इस चीज से बचे हैं। अब आप एमए के विद्यार्थी हो तो आपको इस तरह से तुलनात्मक रूप से उत्तर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जायसी की बात कर रहे हो तो सिर्फ जायसी 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 के जैसा वर्णन किसी ने किया है, हमें उसका भी उदाहरण देना चाहिए। और अगर आप बिहारी से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि बिहारी ने भी विरह का वर्णन किया, लेकिन ये जो विरह का वर्णन है इसमें ऊहात्मकता नहीं है। तो आप ऊहात्मकता का मतलब समझ गए होंगे। जायसी के वर्णन में जो है गांधीर्य बना रहता है, जाड़े के दिनों में पड़ोसियों तक पहुंचकर उन्हें बेचैन करने वाला नहीं है जैसा कि बिहारी के था, वरन अनुभूतिपूर्ण है। जब अनुभूति होगी तो निश्चय ही वह उत्कृष्ट वर्णन होगा। तो आपको एक उदाहरण मैं बताती हूँ। हाड़ भय सब किंकरी, नसें भई सब तांति, रोंव रोंव ते धुनि उठे, कहूँ विथा के ही भांति। कहूँ विथा के ही भांति, किस भांति मैं अपनी व्यथा का वर्णन करूं। हार्ड तो है, हड्डियां जो है वो किंकरी बन गए, नसें तांत बन गई है, और ये वाद्य यंत्र है। तो रोम रोम से जो है धुन उठ रही है विरह की, और उसके कारण वो अपनी व्यथा को किस भांति कहे। यानी इसमें जो मर्मांतक पीड़ा है बच्चों, वो मन में कहीं स्थान बना लेती है, बहुत अनुभूतिपूर्ण है। तो जायसी की विरह में गंभीरता हमने जानी। अब बच्चों अपन बात करेंगे जायसी की वेदना का स्वरूप। जो विरह का वेदनात्मक स्वरूप है उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि वेदनात्मक स्वरूप कैसा है। कि भाई ये बात तो बिल्कुल सत्य है, निर्विवाद रूप से सत्य कहूँगी कि विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की जो व्यंजना है, विशद व्यंजना है, वो जायसी की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी व्यंजनात्मक रूप से उन्होंने विरह का वर्णन किया है। उन्होंने कई जगह हमने देखा है अत्युक्ति है, यानी थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हमें देखने को मिलता है, परंतु संवेदना के रूप में उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। अत्युक्ति है वो भी संवेदना के रूप में है, कहीं ऐसा ऊपरी वर्णन उसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। जायसी ने कहा भी है, पद्मावती का जो वर्णन करते हैं तो उसमें वो कहते हैं, जानहु अग्नि के उठई पहाड़ा, ओ सब लागही अंग अंगारा। अग्नि के पहाड़ उठ रहे हैं और अंग अंगारों की तरह दहक रहे हैं। तो ये एक वो है कि एक वेदना से पूर्ण विरह का जो वर्णन किया गया है उसमें कवि ने ऐसा वर्णन किया है।
तो उसकी वेदनात्मकता हमें दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो जो वेदना है उसमें गंभीरता भी है। जैसे आपको पहले मैंने बताया गंभीरता की बात, तो एक उदाहरण मेरे को अभी याद आया अचानक गंभीरता का। जेही पंखी के नियर होई सोई पंखी जाय जरी। किसी भी पक्षी के पास वो जाती है वो पक्षी जल जाता है, ये गंभीरता हुई। और इतना ज़्यादा वेदना, इतनी ज़्यादा पीड़ा, जिसके कारण नागमती जो है वो अपने दुखों को व्यक्त करने के लिए दिन रात तड़पती रोती विरह में जो है अपने जीवन को गुजार रही है। तो बच्चों, जायसी के विरह वर्णन की कुछ बातें, जैसे विरह की व्यापकता अपन ने देखी, विरह की गंभीरता के बारे में अपन ने जाना, व्यापक भी है तो गंभीर भी है, वेदनात्मक रूप भी उभर करके सामने आया है। तो जायसी के विरह वर्णन की और बहुत सारी विशेषताएं हैं, अपन उनके बारे में भी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहना, और हम इसी प्रकार से जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण अध्याय हैं, उन पे मैं आपको प्रकाश डालती रहूँगी, पढ़ाती रहूँगी। हम इसी तरह पढ़ते रहेंगे और आपके समझ आ जाएगा। अब आपको निश्चित रूप से समझ आ गया होगा कि जायसी का जो विरह वर्णन है वो किस प्रकार से अलग है, सर्वोत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है ना। तो पद्मावत हम पढ़ते हैं तो उसमें रत्नसेन राजा जो है वो पद्मावती को मिलने के लिए चला जाता है। अब उनकी जो ब्याहता स्त्री है उसके मन पर क्या गुजरती है, वो कितना दुखी होती है, कितना तड़पती है। एक रानी जो सारे समाज के सामने पटरानी है, बहुत ऊंचे पद पर है, और उसका पति एक किसी सुंदर स्त्री, तोते के कहने पर सुंदर स्त्री के पीछे चल पड़ता है, तो उस पटरानी की क्या अवस्था रही होगी। यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यद्यपि नागमती एक बहुत बड़ी रानी थी, रत्नसेन की पत्नी थी, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने अपनी गरिमा को नहीं छोड़ा। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने राजसी ठाट बाट से विरह का वर्णन किया हो। वो एकदम साधारण हिंदू स्त्री की जो स्थिति होती है, जो दशा होती है, जो तड़प होती है, जो पीड़ा होती है, उसी को व्यक्त करती चलती है। तो बच्चों, आगे के बिंदुओं पर अपन कल प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आप इस जो बंद की स्थिति है, पेंडेमिक की स्थिति है, इसमें अपना ध्यान रखिएगा, मास्क लगाए रखिएगा, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करना, साबुन से हाथ धोना, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाना, विवाह शादियाँ जो स्थगित हो सके वो स्थगित करें, मतलब आप ना जाएं। और आपको पढ़ना है अपने माता पिता से। अगर आप प्रेम करते हो तो आप बाहर न जाएं बिना वजह, और अगर आप बाहर जाएंगे तो बहुत सारे इन्फेक्शंस लेके आएंगे जो आपके परिवार के लिए घातक हो सकते हैं। कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन हम यहाँ से बैठ कर के भी पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन वीडियोस को देखना है, समझना है, इनको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।